हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास विषय की पाठ योजना किस प्रकार से बनाई जाती है के बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना। जो भी आपकी पाठ्य योजना क्रमांक है, आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। और जो भी आपका नाम है, छात्र, अध्यापक, अध्यापिका, तो आपका नाम लिख दीजिए। जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार करें तो कक्षा लिख दीजिए। तो मित्रों, आज हम कक्षा 8 की पाठ्य योजना तैयार करेंगे और आज का जो अपना वो विषय है वो है इतिहास विषय। तो इतिहास विषय के अंदर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि नया वीडियो या कुछ भी सूचना डले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और जो घंटी वाला बटन है उसको ऑन कर लें और सब्सक्रिप्शन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है भटनेर दुर्ग। इस भटनेर दुर्ग प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। इसके पश्चात में आपको जो भी कालांश में आप पाठ्य योजना तैयार करो, कालांश जिस दिनांक को आप तैयार करें वो दिनांक और समयावधि दी जाएगी आपकी 36 मिनट। इस प्रकार से आपको ये सारी खानापूर्ति कर लेनी। ये खानापूर्ति करने के पश्चात में मित्रों, जो आपकी नेक्स्ट स्टडी निकल के आती है तो इस प्रकार से आप सारी खानापूर्ति कर लीजिए। प्रकरण है आपका भटनेर दुर्ग, तो ये हो जाएगा आपका प्रकरण। नेक्स्ट स्टडी है या इसके पश्चात जो नेक्स्ट स्टडी निकल के आती है आपकी वो होती है शिक्षण के उद्देश्य। हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य मतलब ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जो बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है या जिस प्रकरण के बारे में आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, उस प्रकरण को बताने से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, वही आपके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें, क्रम संख्या, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 3 कॉलम बना लें। आप चाहे तो एक विशिष्टीकरण वाला कॉलम भी बना सकते हैं, लेकिन ये 3 कॉलम से भी काम चल जाएगा। तो जो शिक्षण के उद्देश्य के बारे में मैंने आपको बताया दिया, तो पहला शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य का बच्चे में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। तो पहला है छात्र भटनेर दुर्ग संपर्क का प्रत्याशन एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकें। द्वितीय आता है आपका अवबोध। तो अवबोध से संबंधित देखिए मैंने आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा रखा है। छात्र भटनेर दुर्ग की व्याख्या कर सकें। छात्र भटनेर दुर्ग के बारे में अंतर्स्पष्ट कर सकेंगे या उसको समझ सकेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा द्वितीय शिक्षण का उद्देश्य। इसके पश्चात में तृतीय शिक्षण का उद्देश्य आता है ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत मैंने आपको छात्र, अध्यापक कथन लिखा है, इसमें लिखेंगे छात्र भटनेर दुर्ग से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में या दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकें। चौथा आता है कौशल। छात्र भटनेर दुर्ग संप्रदाय से संबंधित चार चित्र मॉडल तैयार कर सकें। 5वां आता है अभिरुचि। छात्र भटनेर दुर्ग संप्रदाय संबंधित विचार विमर्श में रुचि ले सकें। और 6वां आता है अभिवृत्ति। तो छात्र भटनेर दुर्ग से संबंधित वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकें। इस प्रकार से आपको जो 6 के शिक्षण के उद्देश्य है, इन 6 के शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यानपूर्वक लिख लेना है। और मित्रों, ये लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण सामग्री जिसे भी कहा जाता है। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेतक हो गया, श्यामपट्ट हो गया, मॉडल हो गया, सारी सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। इसके पश्चात में मित्रों आपकी नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है पूर्व ज्ञान। हेडिंग लगा लीजिए पूर्व ज्ञान। और पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी भटनेर दुर्ग के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात आपको हेडिंग लगानी है नेक्स्ट प्रस्तावना प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। मित्रों, मैं प्रस्तावना प्रश्न के बारे में आपको बता दूं। प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है? प्रस्तावना प्रश्न से तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय उनके द्वारा बच्चों से कुछ पहले के प्रश्न या पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न उनके द्वारा पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं कम से कम, जैसे छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा बच्चों से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न उनके द्वारा बच्चों से पूछे जाते हैं। तो आपको ये प्रश्न बच्चों से पूछने हैं। और मित्रों, इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाने, जैसे क्रम संख्या, छात्र, अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, ये कॉलम हो जाएगा। और मित्रों, आप जो ये प्रश्न बच्चों से पूछेंगे ये प्रश्न तार्किकता के क्रम में होने चाहिए। कहने का मतलब है आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उससे संबंध भी ये प्रश्न हो सकते हैं और अन्य प्रकरण से संबंधित भी ये प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन आपको इन प्रश्नों का तार्किकता के क्रम में ये प्रश्न पूछने और ताकि बच्चा इन प्रश्नों से जुड़ा रहे। मित्रों, जैसे मैंने आपको छात्र, अध्यापक द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया, आप किस देश में निवास करते हैं? तो बच्चे उत्तर दे देंगे भारत देश में। भारत में सर्वाधिक विभिन्नता वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों द्वारा उत्तर दे दिया जाएगा राजस्थान है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सा गढ़ या दुर्ग है? तो बच्चे उत्तर दे देंगे भटनेर दुर्ग है। और उसके पश्चात में जो चौथा प्रश्न है वो छात्र, अध्यापक, अध्यापिका ने पूछा
पटना दुर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो इस प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान अब छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो एक प्रकार से समस्या हुई तो समस्या का समाधान उनके द्वारा किया जाए। मित्रों, मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना प्रश्न आप जितना अच्छा या जितना प्रभावपूर्ण या जितना सुंदर तैयार करेंगे, आपकी पाठ योजना उतनी प्रभावपूर्ण, उतनी अच्छी या उतनी सुंदर निकल के आएगी। कहने का मतलब है आपका जो पाठ योजना का सबसे मेन भाग होता है वो प्रस्तावना प्रश्न ही है। तो आपको सबसे ध्यान देने योग्य चीज़ है प्रस्तावना प्रश्न। तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे प्रभावशाली प्रश्न तैयार करने हैं ताकि बच्चे आपकी जो पाठ्य योजना है उससे आसानी से जुड़ सके या जो आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं उससे आसानी से जुड़ सके। तो इस प्रकार से आपको प्रस्तावना प्रश्न लिख लेना है। प्रस्तावना प्रश्न के बारे में मैंने आपको जो भी सामान्य जानकारी थी उसके अंदर आपको प्रदान करती है। इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वो है आपका शिक्षण का उद्देश्य या उद्देश्य कथन जिसको कहा जाता है। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, बच्चों आज हम बटने दुर्ग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। मित्रों, उद्देश्य कथन लिखने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी, वो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगाने के पश्चात में इसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्ययन क्रिया, छात्र क्रिया, विधि व श्यामपट कार्य। इस तरह से 5 कॉलम तैयार कर लीजिए। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है भटनेर दुर्ग का परिचय। तो ये हो जाएगा आपका पहला शिक्षण बिंदु भटनेर दुर्ग का परिचय। इससे संबंधित देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है। तो इससे विकासात्मक प्रश्न है, चूरू के बाद सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो बच्चे उत्तर देंगे हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो समस्यात्मक हो जाएगा। तो छात्र अध्यापक अध्यापक के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा या छात्र अध्यापक कथन दिया जाएगा। तो उसके छात्र अध्यापक कथन में आप लिखेंगे और जैसे छात्र क्रिया केंद्र ये सारी चीज़ें और छात्र क्रिया केंद्र विधि हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। जो छात्र अध्यापक कथन है उसको लिखेंगे, यह किला या दुर्ग राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। यह देश का सबसे पुराना किला है। इस किले का निर्माण भूपत के पुत्र अभयराव भाटी ने 295 ईस्वी में करवाया था। इस किले का वर्तमान में नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा दिया गया प्रस्तुतिकरण। और छात्र गृह में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी महत्वपूर्ण बातों को अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और मित्रों, जो श्यामपट कार्य है उस श्यामपट कार्य को परिपूर्ण करने के लिए आप ब्लैक चार्ट लगा लीजिए और ब्लैक चार्ट लगा के इसके अंदर आपको जो मैंने आपको छात्र अध्यापक कथन लिखा है इस छात्र अध्यापक कथन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप श्यामपट कार्य के अंदर आसानी से लिख लीजिए। मित्रों, इस प्रकार से हो जाएगा आपकी सारी चीज़ें। और नेक्स्ट हेडिंग इसके पश्चात आती है बोध प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के बारे में आपको बता दूं बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो प्रकरण या जो विषय वस्तु छात्रों को पढ़ाई उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे या बच्चों का ध्यान पढ़ाए गए प्रकरण से या पढ़ाए गए पाठ से भंग नहीं हो। इस वजह से बोध प्रश्न तैयार किए जाते हैं और ताकि बच्चे इस पाठ से जुड़े रहे। और जो बोध प्रश्न है वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाएंगे और बोध प्रश्नों के उत्तर बच्चे आसानी दे देंगे क्योंकि उन्होंने अभी भी जो प्रकरण है या विषय वस्तु ध्यानपूर्वक पढ़ी है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपके। इस प्रकार से अगले पेज के अंदर आपको फिर से वही 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि व श्यामपट कार्य। और जो द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है आपका वो है भटनेर दुर्ग का इतिहास। तो इस भटनेर दुर्ग के इतिहास संबंधी शिक्षण बिंदु से संबंधित विकासात्मक प्रश्न आप लिख लीजिए। दुर्ग के निर्माण के लिए मुख्य व्यक्ति तो बच्चे उत्तर दे देंगे अभयराव भाटी थे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो समस्यात्मक हो जाएंगे। विधि हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। तो छात्र अध्यापक कथन आप लिख लीजिए, इस दुर्ग का इतिहास अति महत्वपूर्ण रहा है। ये भारत का सबसे मजबूत एवं पुराने किलों में से गिना जाता है। इस दुर्ग के वास्तुकार केकैया थे। इस दुर्ग को साकों के लिए भी जाना जाता है। इसमें भी 2 साके हुए। यह 52 बीघा में फैला हुआ है। तैमूर ने भी इस किले के बारे में कहा था कि हिंदुस्तान में इससे मजबूत दूसरा किला कोई नहीं है। इस दुर्ग में 1500 साल पुराना जैन मंदिर भी है। तो ये हो जाएगा आपका छात्र अध्यापक कथन। विधि जैसे के अंदर आ जाएगा आपकी व्याख्यान विधि। और जो छात्र अध्यापक कथन क्रिया वाले हैं तो छात्र क्रिया के अंदर लिख लीजिए, आप विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को अपनी पाठ्य पुस्तिका में नोट करेंगे। और जो श्यामपट कार्य है, श्यामपट कार्य के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया, ब्लैक चार्ट लगा लीजिए। इसके अंदर आप जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है इसके महत्वपूर्ण बातों को आप नोट कर लीजिए। इसके पश्चात है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के बारे में आपको जो भी बोध प्रश्न है वो लिख लीजिए। बोध प्रश्न के लिए पूछे जाते हैं, मैंने बता दिया कि बोध प्रश्न छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछा जाता है कि छात्रों का ध्यान पढ़ाए गए प्रकरण से भंग नहीं हो। जैसे बोध प्रश्न है, इस दुर्ग का वास्तुकार कौन है? तो बच्चे उत्तर देंगे केकैया थे। इस दुर्ग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बच्चे उत्तर देंगे 52 बीघा। इसके पश्चात मित्रों नेक्स्ट पेज पर वही आपको 5 कॉलम बनाने हैं। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको तृतीय शिक्षण बिंदु लिखना है भटनेर दुर्ग की वर्तमान स्थिति। तो भटनेर दुर्ग की वर्तमान स्थिति संबंधित जो छात्र अध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिए।
ये दुर्ग कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो बच्चों देखेंगे 52 बीघा में फैला हुआ है। 52 बीघा के इस दुर्ग की वर्तमान स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो छात्रादेव कथन में आप लिखेंगे इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग को मंगलवार को जीतने के कारण इस दुर्ग का वर्तमान नाम हनुमानगढ़ है। इस किले के आसपास आबादी बस चुकी है एवं इसके बुर्ज जर्जर हो चुके हैं जो भी कभी भी गिरने की स्थिति में आ चुके हैं। पुरातत्व विभाग ने इस किले के रखरखाव के लिए करोड़ों खर्च कर चुके हैं। वर्तमान में इस किले के देखने में कुछ भी नहीं बचा है। बल्लियों के सहारे किले की दीवारों एवं छतों को सहारा दिया गया। ये हमारे अति प्राचीन विरासत के पतन का अंत है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका छात्रादेव कथन। विद्यार्थी क्रम में आप लिख लीजिए। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातें उनको अपनी पाठ्य पुस्तिका में नोट करेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्यामपट कार्य है उस श्यामपट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए, ब्लैक चार्ट लगा लीजिए। इसके अंदर आप जो मैंने छात्रादेव कथन लिखा है इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को आप लिख लीजिए। नेक्स्ट होती है आपकी बहुत प्रश्न। बहुत प्रश्न के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। तो आपके सारे बहुत प्रश्न लिख लेने। बहुत प्रश्न लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है, या जो आपकी पाठ्य योजना है वो कहने का मतलब है यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के बारे में आपको थोड़ी सामान्य जानकारी दे दूं कि मूल्यांकन प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाता है कि उसने जो पाठ या जो प्रकरण जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई है वो बच्चों ने सीखी है अथवा नहीं सीखी है, कितनी सीखी, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए ये मूल्यांकन प्रश्न तैयार किए जाते हैं। ये मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना। तो आपको किसी प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन कर लेना है। और मित्रों अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य दे देना है। गृह कार्य ऐसा देना है जिस कठिनाई के स्तर के आधार पर बच्चों को आपने अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया उस कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए आप गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर उस गृह कार्य को आसानी से कर सकें। मित्रों इस प्रकार से जो आपकी पाठ्य योजना है वो संपूर्ण रूप से यहाँ पे समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकरण या किसी भी कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। और मित्रों अगर आपको किसी अन्य विषय से संबंधित और भी पाठ्य योजना की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पेज को विजिट करें। आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी पाठ्य योजनाएं या जो भी आपको प्रकरण की जरूरत है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।